गरीब का जादुई बैंगन का पेड़। मोहित अपने घर में अपनी माँ, बहन और भाभी और बड़े भाई के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित बिल्कुल अनपढ़ गंवार था और खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। माँ, आज खाने में क्या लेकर आना है? बेटा तू अपनी जेब के हिसाब से ले आना। सब्जी तो इतनी महंगी हुई जा रही है। जो चीज सस्ती मिल जाए वही डाल लाना। सुप्रिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से शिवानी आई और बोली, मुझे कोई सस्ती सब्जी नहीं खानी है। देवर जी, अगर लाना ही चाहते हो तो टमाटर और पनीर ले आओ। आज मैं उन्हीं से कुछ बना लूंगी। भाभी, लेकिन टमाटर और पनीर तो दोनों बहुत महंगा है। अगर मैं वो लेकर आया तो मेरे महीने के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं तो जानती थी कि आपके पास कोई ऐसा ही जवाब होगा। जब कुछ लाना बस की बात नहीं है तो पूछा मत करो। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? तो और क्या बोलूं? अरे देवर जी, आप अनपढ़ और भिखमंगे हो और ऐसे ही रहोगे। मैं तो चली अपने पति के साथ कुछ बढ़िया खाने। आपको जो भी अवाल बवाल खाना हो वो बनाना और खा लेना। शिवानी अपने पति संजय के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। संजय पढ़ा लिखा था, इसलिए उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, जिसकी वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी। उसके पास गाड़ी थी और कीमती चीजें, लेकिन वो अपने घर वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। जहाँ एक तरफ संजय अपनी पत्नी को सोने के जेवरों में लपेट कर रखता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ, जिसने उसे इन सब के लायक बनाया था, उसके तन पर साड़ी भी फटी पुरानी थी। लेकिन संजय को ये सब दिखाई नहीं देता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। शिवानी अपने ससुराल वालों, अपनी ननद, देवर को बहुत ज्यादा सुनाती रहती थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। बेचारी तारा उदास होकर बाहर आ गई। तारा का मुंह देखकर मोहित बोला, तूने मुंह काहे लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। भाभी की वजह से? देख, तू उनकी बात का बुरा मत माना कर। वो हमसे बड़ी है और अगर वो हमसे एक दो बात कह भी देती है तो कोनो बात नहीं। भैया, अब जल्दी से हंस कर दिखा तो। मोहित तारा का मूड सही करके अपने खेत पर चला गया। खेत पर जाते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी उगाई गई सारी फसलें खराब हो चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी फसल को कुचल दिया हो। अरे नहीं, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। मोहित परेशान था कि तभी पास में किसानी करने वाला एक किसान मोहित के पास आया और बोला, अरे भाई, अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी, लेकिन न जाने कम बखत दो सांड भागते हुए आ गए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो ही गई। वो किसान मोहित को सारी बातें बताकर वहां से चला गया। मोहित मुंह लटकाकर रोता हुआ अपने घर आ गया। उसके आंसू खेत की मिट्टी पर गिर रहे थे। जहां जहां भी मोहित के आंसू गिरे, वहीं पर छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो गए। लेकिन मोहित ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और वो उदास होकर घर लौट आया। घर आकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई और भाभी अपनी गाड़ी में कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब भैया, आप कहाँ जा रहे हो? तो चुप कर, गंवार कहीं का, मेरे मुंह मत लगना। बेटा, तेरा भाई अपनी बीवी के लिए हम सभी को छोड़कर जा रहा है। भैया, क्या ये सच है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अब और तुम गंवारों के साथ नहीं रह सकता हूँ। तुमने मेरी बीवी की जिंदगी एकदम खराब करके रख दी है। अब मैं और शिवानी शहर में रहेंगे। लेकिन भैया, अभी घर में हमारी छोटी बहन है, माँ है। क्या आपकी इनकी तरफ कोनो जिम्मेदारी नहीं बनती है? मेरी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में मैं कैसे सब कुछ संभालूंगा? मुझे क्या पता, तुझे जैसे भी करना हो तो देख लेना, मैं तो चला। लेकिन हुआ क्या है? मैं बताती हूँ भैया। भाभी जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। बोल रही है कि मैंने इन्हें धमकाया है कि ये भैया को छोड़ दे, इसलिए भैया नाराज है। तारा, मेरी बीवी झूठी नहीं है। ये बात तू कान खोलकर सुन ले। तू मुझसे छोटी है, इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया, वरना अगर तेरी जगह कोई और होता ना, समझ ले। तो आप क्या करते भैया? आपको अगर जाना है तो जाइए। इस तरह मेरी माँ बहनों पर झूठे इल्जाम लगाने का आपको और आपकी बीवी को कोनो हक नहीं है। हाँ हाँ, हम जा ही रहे हैं। चलिए जी, मैं अब इन गवारों के साथ एक पल को भी नहीं रह सकती हूँ। शिवानी और उसका पति अपने परिवार को मुश्किलों में छोड़कर खुद शहर में चला गया। मोहित बहुत परेशान था
कि अब वो अपने घर को कैसे चलाए, कैसे संभाले। उसने गांव वालों से पैसे उधार लेने चाहे, लेकिन सभी जानते थे कि उसकी फसल खराब हो चुकी है, तो उसे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। रात के समय रोता हुआ मोहित अपने खेत पर पहुंचा, जहां सब कुछ उजड़ चुका था। हे भगवान, मेरे ऊपर ये मुसीबत कहां से आन पड़ी, अब मैं क्या करूंगा। मोहित रो ही रहा था कि तभी उसे कुछ परछाई सी दिखी, जिस पर बैंगन जैसा कुछ चमक रहा था। मोहित उसके पास गया और उसे देखने लगा। ये क्या है? उसने जैसे ही उसे करीब से देखा तो वहां पर एक बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे बैंगन लदे हुए थे। वो बैंगन इतने सुंदर थे कि वो चांद की रोशनी में बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। ये मेरे खेत में कहां से आ गया? मोहित उसे देख ही रहा था कि तभी जादुई बैंगन का पेड़ इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करता हूँ। तुम परेशान हो, मेरे बैंगनों को तोड़ो और अपनी मुश्किलों को हल करो। मोहित ने खुशी खुशी बैंगनों को तोड़ लिया। उसने जैसे ही बैंगनों को तोड़ा, वहां 2 गुने बैंगन आ गए। उन्हें देखकर मोहित हैरान रह गया। मेरे इन बैंगनों की यही खासियत है, ये टूटने के बाद भी उग जाते हैं, और तुम जाओ अपने दिन बदलो। मोहित ने बैंगनों को तोड़ लिया और वो अगली सुबह उन्हें मंडी में बेचने निकल गया। अब बैंगन ले लो बैंगन, बस 10 रुपया में 2 किलो बैंगन। मोहित ने उन बैंगनों को बहुत ही सस्ते दामों पर मंडी में बेच दिया, जिससे उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। अरे वाह, इतने साते बैंगन! भाई साहब, मुझे पूरे 5 किलो बैंगन दो। मोहित ने सुबह से शाम तक काफी अच्छी खासी कमाई कर ली थी। अरे वाह, आज तो माँ और तारा को बढ़िया खाना खिलाऊंगा। मोहित अपनी कमाई में अपनी माँ और बहन के लिए खाना खरीद कर ले गया। देखते ही देखते जादुई बैंगनों से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी और उनके दिन भी बदल गए। माँ, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तारा की शादी कर दूं। बहुत ही अच्छा विचार है। उस तरह तू अपनी जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएगा। फिर क्या था, मोहित ने तारा के लिए एक अच्छे घराने का लड़का देख लिया और खूब सारा अच्छा खासा दहेज देकर अपनी बहन को विदा कर दिया। बहन की शादी करने के बाद मोहित ने अपने और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और फिर वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गायत्री के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी वह गांव की सीधी सादी बिंदिया और चंदा के साथ करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। गायत्री की दोनों बहुएं सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। थोड़े ही दिनों बाद गायत्री के दोनों छोटे बेटे लविश, रणवीर रसोई में खाना बना रही अपनी भाभियों से कहते हैं, चंदा भाभी, बिंदिया भाभी, आप दोनों सारा दिन काम करके कितना थक जाती हैं ना। अरे नाही देवर जी, हमरे ससुराल माँ तो सब शहरी मशीन जो हैं, अब देखो ना, मसाला पीसे के होवत है तो बस एक बटन दबाते ही गर्र से मसाला पीस जात है, और कपड़ा धोवे के मशीन माँ कपड़ा डालते ही कपड़ा चमक जात है। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, मगर इन घर के कामों में उलझकर आप दोनों को भैया के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी देवरानियां ले आए। अरे फिर तो हम आज ही माँ जी से कह देते हैं आप दोनों के लिए आलिया दीपिका जैसी दुल्हनिया ढूंढने को। भाभी, आपकी देवरानी हमने ढूंढ ली है, आप बस माँ को पटा लो प्लीज। फिर बिंदिया और चंदा अपनी सास से अपने देवर की शादी के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद गायत्री अपने बेटों की शादी उनकी मनपसंद की मॉडर्न पल्लवी और मोना से कर देती है। इसके बाद गायत्री की दोनों गांव की बहुएं अपनी शहरी मॉडर्न देवरानियों का गृह प्रवेश कराती हैं। देवरानी जी, इस आरती के थाल में अपने हाथ लगाकर बाहर दीवार पर छाप लगा दीजिए। ओह गॉड, ये कलर कितना डार्क है। हमने अपनी शादी के लिए स्पेशल मैनिक्योर, पेडिक्योर और नेल एक्सटेंशन भी कराया था। इस सो कॉल्ड रिचुअल्स के लिए हम अपने हाथ खराब नहीं करने वाले। मोना बहू, ये रस्म जरूरी होती है, ये तो तुम्हें करनी होगी। मम्मी जी, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं, मगर मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं ये रिचुअल्स नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अपने अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती है और गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंदिया कहती है, कोनो बात नहीं अम्मा जी, जाने दीजिए, अभी हमारी देवरानियां नहीं हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगी। अगले दिन पल्लवी और मोना देर से अपने कमरे से बाहर आती हैं। तब तक चंदा और बिंदिया सारा खाना बनाकर टेबल पर परोस देती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय दैया देवरानी जी, तुम कैसन ब्लाउज पहनी हो, पूरा पीठ उघारे है। अरे चंदा, हमको तो लागत है देवरानी जी जौने दर्जी को अपन ब्लाउज सीने को दी थी, वो ससुरा ब्लाउज का कपड़ा चुरा लिया है।
Stop it, I said stop it. It's backless blouse. तुम दोनों जाहिल गवार को क्या पता ड्रेसिंग सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। पल्लवी अपनी गरीब जेठानियों के गांव से होने के कारण उनकी बहुत बेइज्जती करती है। इस तरह से वक्त बीतता जाता है और गायत्री की चारों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मम्मी जी, मैं और मोना प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। माँ जी, हम और बिंदिया भी माँ बनने वाली हैं। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरे घर में एक साथ चार चार खुशखबरी आने वाली है। प्रेग्नेंट होने के बाद गायत्री की शहरी बहुएं पल्लवी और मोना सारा दिन अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठी रहती। वहीं बेचारी गांव से आई गरीब बहुएं गर्भवती होते हुए भी सुबह सुबह उठकर काम करती। बिंदिया, तुम जल्दी से सफाई कर दो, तब तक मैं बिजली को भूसा डाल कर आती हूँ। रुको चंदा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बिजली के दूध देने का समय भी तो हो गया है। फिर दोनों गर्भवती बहुएं घर के बाहर बंधी भैंसों के पास आती हैं, जहाँ चंदा उसे भूसा खिलाती है और बिंदिया भैंस का दूध निकालती है। क्या बात है बिजली, दीनू काका के भैंसवा से तुम्हारा टाका भिड़ गवा है कहाँ, जो आज तुम खुशी में बाल्टी भर के दूध दी हो। ओए होए, वैसे जॉन भी कहो, भैंस के थन से दूध पीने का मजा ही कुछ और है। बिंदिया को इस तरह से भैंस का दूध पीता देखकर दोनों शहरी प्रेग्नेंट बहुएं उल्टी करने लगती हैं। याक, इट्स सो डर्टी, लुक एट दिस पल्लवी, ये गवार कैसे इस बूढ़ी भैंस का दूध पी रही हैं। अरे ओ शहरी गोरी मैम, मेरी बिजली को भूरी भैंसिया ना कहो, वरना दुलत्ती मारेगी ना, तो जौन दिल्ली शहर से आई हो वहीं पहुंच जाओगी। ये सुनकर पल्लवी और मोना मुंह ऐंठ कर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही गुजरते महीनों के साथ चारों बहुएं 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं और गायत्री कहती है, अरे मोना बहू, पल्लवी बहू, अरे अपना ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो हाथ पैर हिला लिया करो। अरे माँ जी, हमारी सारी देवरानियों को तो सारा दिन कमरे में ही दही की तरह जमे रहने में मजा आता है। तो क्या करें, अब क्या हम भी तुम दोनों गवारों की तरह गधों की तरह काम करें? हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। हाँ, प्रेग्नेंट तो तुम दोनों हो, और चंदा और हम तो जैसे अपने पेट में हवा भर लिए हैं। वो गामिट नहीं, प्रेग्नेंट होता है, गवार कहीं की। मम्मी जी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने और मोना ने अपने लिए एक पर्सनल योगा थेरेपिस्ट को घर पर ही बुला लिया है। वो हमें डेली आकर एक्सरसाइज करा देगा। पर डे 1000 रुपए लेगा बस। हाय दैया देवरानी जी, अरे 2 एक्सरसाइज कराने का 1000 रुपए कम है। अरे इतने में टमाटर खरीद कर आएगा तो हफ्ते भर सब्जी बनेगी। अब बंद करो ये बकवास गरीब कहीं की, जब देखो अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाती रहती हो। लेट्स गो मोना, चाइल्ड कहीं की। इस तरह से वक्त बीतता जाता है और एक तरफ जहां पल्लवी और मोना मॉडर्न तरीकों से अपनी प्रेगनेंसी में सारा दिन बाहर से कभी पिज्जा ऑर्डर करके खाती तो कभी बर्गर, और कोई भी काम नहीं करती, और वहीं गांव की बहुएं अपनी गर्भावस्था के दिनों में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और गोबर से उपले बनाती हैं और घर का दूध घी खाती। वहीं मोना और पल्लवी प्रेगनेंसी में घर पर महंगी मशीन खरीद कर मंगवाती हैं और उसी पर एक्सरसाइज करती हैं, साथ ही टाइट फिटिंग के कपड़े पहनती हैं। अब चारों की प्रेगनेंसी के 7 महीने हो जाते हैं। वहीं गायत्री अपने गांव की गर्भवती बहुओं की धाय से मालिश कराती है। मोना बहू, पल्लवी बहू, तुम दोनों भी अपने पेट की थोड़ी सी मालिश करा लो। ये हमारे गांव की सबसे पुरानी धाएं हैं, इनकी मालिश से दोनों को अच्छा लगेगा। प्लीज मम्मी जी, हमें ना इस चिपचिपे तेल से अब कोई मालिश नहीं करानी, हम अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। इसी तरह से वक्त बीतता है और एक दिन गायत्री अपनी चारों बहुओं को लेकर अस्पताल जाती है, जहां उन चारों के अल्ट्रासाउंड होने के बाद वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी चारों बहुएं और उनके होने वाले बच्चे ठीक तो है ना? माताजी, आपकी 2 बहुओं के बच्चे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, मगर आपके बाकी के 2 बहू पल्लवी और मोना की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। 7 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चे को जितना हेल्थ होना चाहिए, उनके बच्चे उतने तंदुरुस्त नहीं है, बल्कि कमजोर हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2 महीने बाद उनके बच्चे जब जन्म लेंगे तो उन्हें एक बड़े वक्त तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, और फिर ये कहना भी मुश्किल होगा कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी जी पाएंगे या नहीं।
ये सुनकर पल्लवी और मोना के खुशियों भरे चेहरे मुरझा जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वह उदास मन से घर जाते हैं और अपने किए पर पछताते हुए कहती हैं, हमारे पति हमारे आने वाले बच्चे का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। सारी गलती हमारी है पल्लवी। अगर हमने शुरू से ही अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखा होता और अपनी जेठानियों की तरह ही काम किया होता तो आज हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अरे देवरानी जी, ये गंगा जमुना का है बहावत हो, अभी भी कछु नहीं बिगड़ा है। हम दोनों आप दोनों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और बिजली के दूध से घी से आप दोनों के लिए गोंद के लड्डू बनाएंगे। फिर देखना उसे खा के आने वाला बच्चवा एकदम तंदुरुस्त होगा। उस दिन से लेकर चंदा और बिंदिया अपनी दोनों शहरी प्रेग्नेंट देवरानियों के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं। और अब मोना और पल्लवी भी आलस करना छोड़कर अपनी जेठानी की तरह काम करती हैं और देसी खान पान के बाद ठीक 9 महीने पर वह तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती हैं। और वहीं बिंदिया और चंदा को भी बहुत ही सुंदर बच्चे होते हैं। गायत्री देवी अपने दोनों शहरी और दोनों गांव की बहुओं के बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।